नमस्कार मित्रों। पंचांग पढ़ना सीखे श्रृंखला में ये 11वां लेसन है। और आशा है अब तक आप काफी पंचांग को पढ़ना सीख गए होंगे। लेकिन कुछ टॉपिक पंचांग में अभी भी ऐसे हैं जो बहुत जरूरी हैं जानने। जितना अभी तक हमने सीखा है 10 कक्षाओं में, उस उतनी ही 10 कक्षाएं और बनेंगी, तब हम पंचांग को पूरा कर पाएंगे। आशा है आपने अपना पंचांग पेंसिल कॉपी अपने साथ रख ली होगी। आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं, वैसे हम मैं बार बार रिपीट करती हूँ ये बात कि हम विश्व विजयी पंचांग को पढ़ रहे हैं। आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है पंचांग का पेज नंबर 9। अब आप कहेंगे पंचांग का पेज नंबर 9 में हम ये भद्रा तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम ये भद्रा को नहीं पढ़ने वाले हैं। भद्रा वाले पार्ट को मैं यहाँ से काट देती हूँ और आज हम पढ़ेंगे गंडमूल। सबसे पहले जानेंगे कि ये गंडमूल होता क्या है। गणमूल एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी को जानना बहुत जरूरी है। ये क्या है? यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ये भद्रा वाले पार्ट को छुपाकर और गणमूल वाले हिस्से को थोड़ा सा जूम करके यहाँ इस पेज पर लगाया है। इस पेज पर हम दोबारा आएंगे और यहाँ से देखिए, एक शब्द होता है संधि। संधि का मतलब है जोड़, जुड़ना या फिर मिलन होना। जब दो चीजों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को दर्शाता है, यह दो चीजों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को दर्शाता है, जैसे कि दिन और रात का मिलन। ज्योतिष में यह ग्रहों, राशियों, भावों या दशाओं के बीच के मिलन को संदर्भित करता है, बताता है। अब देखिए, आप लोग ऑलरेडी ज्योतिष हो, आप लोगों ने दशाओं का ज्ञान लिया होगा। तो आपने पढ़ा होगा छिद्र दशाएं। जब दो एक दशा खत्म हो रही होती है और दूसरी दशा शुरू हो रही होती है, तो उसके बीच का जो पीरियड होता है उसको छिद्र दशा कहते हैं। ऐसे ही राशियों के मिलन का, राशियां कैसे, जैसे कर्क राशि खत्म हो रही है और सिंह राशि शुरू हो रही है, तो उसके बीच का जो क्षेत्र है, संक्रमण का समय है, तो उसे संधि कहा जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि कुंडली में कभी कभी लग्न जब हम देखते हैं, तो कोई जातक 0 डिग्री का लगन लिए होता है। 0 डिग्री कुछ मिनट मान लीजिए, सपोज 33 मिनट्स मान लीजिए, या फिर उसका 1 डिग्री का ही लगन है, तो हम कहते हैं कि ये संधि पर है, इसका लगन संधि पर है। यानी कि एक राशि अभी शुरू हुई है, दूसरी राशि अभी खत्म होके दूसरी नेक्स्ट शुरू हुई और जातक का जन्म हो गया। ऐसे ही ग्रहों का भी होता है, राशियों का, भावों का और दशाओं का मिलन ही संधि कहलाता है। वो समय, वो पर्टिकुलर पीरियड, वो कहलाता है। अब देखिए, इसकी ज्योतिष में महत्व क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि संधि के दौरान ग्रह कमजोर और नाजुक माने जाते हैं और वे अपने सामान्य प्रभावों को ठीक से व्यक्त करने में सक्षम नहीं होते। कहते हैं ना कि आपने सुना होगा, अरे मेरा तो दशा छिद्र चल रहा है, मैं आजकल बड़ी परेशानी में हूँ। तो दशा छिद्र के दौरान जब, इसको एक एग्जाम्पल के समय साथ समझ सकते हैं कि गुरु की दशा खत्म हुई, तो उसकी जो अंतर दशा होगी, गुरु में राहु होगी। और जब ये ट्रांजिट हो रही है, अभी खत्म हो रही है, अभी खत्म हुई नहीं है, और उसके बाद नेक्स्ट दशा शुरू होगी शनि की, जिसमें अंतर दशा आएगी शनि की ही। तो गुरु में राहु और शनि में शनि की जो ये दशा होगी, ये दशा छिद्र कहलाती है। तो ये वाला पीरियड बहुत नाजुक होता है। इस समय दशाएं अपना फल देने में सक्षम नहीं होती, और उस समय ग्रह भी कमजोर हो जाते हैं, नाजुक माने गए हैं। संधि के दौरान, चाहे वो दशाओं की संधि हो, चाहे वो ग्रहों की संधि हो, चाहे वो राशियों की संधि हो, वो समय बहुत नाजुक और कमजोर समय माना गया है। उस समय ज्योतिष भी प्रभावों को ठीक से व्यक्त करने में सक्षम नहीं होते कि क्या रिजल्ट आएगा।
संधि में स्थित ग्रह जातकों को कष्टदायक जीवन दे सकते हैं। संधि में जीव अब देखिए क्या इन्होंने कहा, संधि में स्थित ग्रह, यानी कि अगर कुंडली में, आपकी कुंडली में कोई ग्रह बिल्कुल संधि में बैठा हुआ है, यानी कि 28 डिग्री 29 डिग्री का है। देखिए ये मध्य होता है, और ये संधियां हैं, ये वाला हिस्सा संधि है, ये भी संधि है। तो या तो वो स्टार्टिंग पे ही बैठा हो, यानी कि 2 डिग्री 3 डिग्री का ही है, ठीक है, या फिर वो 28 डिग्री 29 डिग्री का है, तो वो संधि पे आ जाएगा। उसको अभी ये नहीं पता कि अभी मैं घर में एंटर हुआ हूँ, अभी मुझे पता नहीं है कि इस घर में आकर मुझे कैसे बिहेव करना है, या फिर अब तो मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, तो अब उसको तब भी नहीं पता कि अब मैं कैसा बिहेव करूँ। तो वो जो समय है वो बहुत कष्टकारी होता है। और दिन रात की संधि के बारे में आप जानते हैं कि दिन रात की जब संधि हो रही है तो हम कहते हैं ये संध्या काल है। और उस संध्या काल में हम कहते हैं ईश्वर की आराधना करो, पूजा पाठ करो, क्योंकि वो समय भी क्या है, दिन रात की संधि का समय है। उस समय भी कमजोर होता है, वो पल भी कमजोर और नाजुक होते हैं। तो हम कहते हैं ईश्वर की प्रार्थना करो। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि संधियां कितने कितने प्रकार की हो सकती हैं। ये भाव संधि हो सकती है, जब एक भाव का अंत हो रहा है और दूसरे भाव की शुरुआत हो रही है। राशि की संधि हो सकती है, नक्षत्र की संधि हो सकती है, दशा की संधि हो सकती है, और लगन की संधि भी हो सकती है। अब यहाँ पर जो हमने पढ़ा नक्षत्र संधि और राशि संधि, इसी से संबंधित होता है हमारा गंडमूल सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि आज हम गंडमूल पढ़ने वाले हैं ना, कि पंचांग अगर गंडमूल की बात कर रहा है तो हमें उसका ज्ञान तो हो। तो हमें ये पता है कि 27 नक्षत्र हैं, और हमेशा क्या करा जाता है कि 9 9 नक्षत्रों को ऐसे 3 कॉलम्स में लिखा जाता है। अब 3 कॉलम्स में ऐसे लिखने का प्रयोजन क्या है, देखिए। ये कहा जाता है कि जो पहले 3 नक्षत्र हैं वो मेष राशि के नक्षत्र हैं। अब यहाँ पे अश्विनी के 4 चरण होते हैं, भरणी के भी 4 चरण, और कृतिका का केवल एक चरण जाता है मेष राशि में। फिर तीन नक्षत्र बनेंगे, फिर से कृतिका उसमें इंक्लूड होगा। फिर से 3 नक्षत्र किसके बनेंगे, नेक्स्ट राशि कौन सी होती है, वृषभ राशि। तो कृतिका के बचे हुए 3 चरण वृषभ राशि में चले जाते हैं, और रोहिणी के 4 चरण, और मृगशिरा के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मृगशिरा के 2 चरण वृषभ राशि में जाते हैं। वृषभ राशि के बाद आ गई मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में कौन से 3 नक्षत्र होंगे, मृगशिरा आद्रा और पुनर्वसु। मृगशिरा के 2 बचे हुए नक्षत्र जाएंगे मिथुन राशि में, आद्रा के 4 चरण जाएंगे, और पुनर्वसु के देखिए कितने हो गए मिथुन राशि के लिए चरण, 1 2 3 4 5 6। तो पुनर्वसु के कितने जाने चाहिए, 7 8 9। तो मिथुन राशि में पुनर्वसु के 3 चरण हो गए। फिर उसके बाद आती है कर्क राशि। कर्क राशि जब आई तो पुनर्वसु का 1 चरण बचा हुआ कर्क राशि में, पुष्य के 4 चरण, और आश्लेषा के 4 चरण। अब देखिए यहां मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि हर राशि में नक्षत्रों के 9 चरण ही हो सकते हैं, इसीलिए ये रिपीट हुई है। वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र रिपीट हुआ है, इसीलिए मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि में रिपीट हुआ है, और कर्क राशि में पुनर्वसु रिपीट हुआ है। जब हमने इन 9 नक्षत्रों को इन 4 राशियों में लगा दिया, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, कृतिका नक्षत्र को मेष राशि और वृषभ राशि शेयर कर रही है इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ऐसे ही मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र को क्या कर रही है, शेयर कर रही है। ऐसे ही पुनर्वसु को मिथुन राशि और कर्क राशि शेयर कर रही है, लेकिन अब आश्लेषा नक्षत्र को कोई शेयर नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखिए
लेकिन अभी मैं ये बता रही हूँ कि जब आश्लेषा नक्षत्र आया तो कर्क राशि खत्म। ठीक है। उसके बाद नई राशि शुरू हो गई, सिंह राशि। फिर उसके बाद कन्या राशि, कन्या राशि के बाद तुला राशि, और तुला के बाद वृश्चिक राशि। ठीक है। तो यहाँ पर जब ये खत्म हो गया तो यहाँ सिंह राशि आ गई, ये कन्या, सिंह के बाद कन्या आ गई, कन्या के बाद तुला हो गई, तुला के बाद ज्येष्ठा, सॉरी ज्येष्ठा नहीं लिखना था मुझे, वृश्चिक राशि लिखना था यहाँ, वृश्चिक राशि हो गई। ठीक है। वही वैसे ही होगा, चार 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 चरण इनके, चार चरण इसके, एक चरण इनका। फिर कन्या राशि में तीन चरण, फिर हस्ता के चार चरण, और चित्रा के दो चरण। ठीक है। ये मुझे अब दोबारा रिपीट करने की लगता है जरूरत नहीं है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि इस चीज को यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल की फॉर्म में अगर आपको समझाऊं, कि हमने कहा कि यहां से नक्षत्रों की शुरुआत हो रही है, और हमें ये पता है कि एक नक्षत्र का मान 3 डिग्री 20 मिनट होता है। तो और एक नक्षत्र में चार चरण भी होते हैं। ठीक है। एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है, और चार चरण होते हैं। तो चार चरण में एक चरण का मान हो गया 3 20, दूसरे का भी हो गया 3 20, तीसरे चरण का भी हो गया 3 20, और चौथे चरण का भी हो गया 3 20। तो 3 20 3 20 3 20 जब जोड़ेंगे तो 60 और 80, 80, तो 60 इधर आ गया, तो 6 12 और 13, 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र बना। कहने का मतलब ये है कि एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है, और हर चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट होता है। और 3 20 3 20 3 20 को चार बार जोड़ देंगे तो 13 20 आ जाता है। ठीक है। अब ये तो गणित था। अब यहाँ पर इसको इस ट्रायंगल की फॉर्म में समझिए। हमने कहा मेष राशि की शुरुआत यहां से है जहां पे मैंने ये एरो लगाया है, मेष राशि। ठीक है। और मेष राशि का जो पहला नक्षत्र होगा वो अश्विनी होगा। अश्विनी नक्षत्र में चार चरण होंगे, 1 2 3 4। ठीक है। फिर दूसरा नक्षत्र होगा भरणी, फिर इसी तरह से ये कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेष। अब जब हम यहां से मेष राशि की शुरुआत हुई, तो ऐसे ही जब यहां पर आए तो ये कर्क राशि खत्म। ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको इस वाले पेज पे बताया था ना, कि पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, आश्लेषा आने पर कर्क राशि खत्म। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि कर्क राशि खत्म हो गई, और बिल्कुल इसी पॉइंट पर दूसरी राशि यानी कि सिंह राशि शुरू भी हो गई। ठीक है। या कहा जाए कि आश्लेषा नक्षत्र खत्म हो गया और मघा नक्षत्र शुरू हो गया। तो ये वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट बना जहां पर अश्लेषा और मघा का मिलन हो रहा। क्या हो रहा है यहाँ पे? अश्लेषा और मघा का मिलन हो रहा है, यानी कि संधि हो रही है। किस किस की संधि हो रही है? आश्लेषा की और मघा की। आप कहेंगे तो मिलन हो रहा है तो होने तो अच्छी बात है ये तो। अब इसको बुरा क्यों मान रहे हो? इसको गंडमूल बोला गया है। केवल इसी को नहीं, अभी और भी आएंगे। इनको गंडमूल बोला गया है और बुरा माना गया है। अब किन किन सेंस में बुरा माना गया है ये भी हम बात करेंगे, और क्यों बुरा माना गया है ये भी बताएंगे। तो देखिए, मघा के बाद आपका
पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, और यहाँ पे ज्येष्ठा। ज्येष्ठा के बाद आ गया मूल। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा हुआ जहां पर वृश्चिक राशि खत्म हुई, और कौन सी राशि शुरू हुई? धनु राशि शुरू हुई। और नक्षत्र देखें अगर, तो ज्येष्ठा नक्षत्र खत्म हुआ और मूला नक्षत्र इस पर्टिकुलर कोने में शुरू हुआ। तो एक संधि और हमें मिली, कौन सी? ज्येष्ठा और मूला की। ये भी गंडमूल कहलाता है। इसको भी बुरा मानते हैं। तो क्यों मानते हैं, इसको अभी मैं आगे बताती हूँ। तो मूला के बाद कौन सा नक्षत्र आएगा? आपको पता है, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। शतभिषा के बाद पूर्व फाल्गुनी, सॉरी, पूर्व भाद्रपद, फिर उत्तर भाद्रपद, और फिर आ गया रेवती। अगेन हमें एक ऐसा जंक्चर पॉइंट मिला, संधि मिली, जब देवती नक्षत्र मीन राशि का है ना, तो यहां से कौन कौन सी? धनु, धनु के बाद आपकी मकर, मकर के बाद कुंभ, और कुंभ के बाद मीन राशि आ गई। तो ये जो पॉइंट मिल हुआ जहां पर अश्विनी और रेवती का मिलन हो रहा है, फिर से हमें एक संधि मिली। कौन सी संधि मिली? रेवती और साथ में अश्विनी की। ठीक है। और यहाँ पर इसको भी गलत माना जाता है। किस लिए गलत माना जाता है? इसको गलत माना जाता है जातक के जन्म के लिए। इन संधियों पर जब ये ट्रांजिट हुआ, और उन ट्रांजिट की कुछ पर्टिकुलर घटियों में, कुछ खास मतलब बिल्कुल मिलन वाली घटियों में, अभी ये घटियां क्या होती है ये भी मैं आपको बता दूं। अगर किसी जातक का जन्म होता है, तो कहा जाता है कि वो जातक थोड़ा सा कष्ट होगा उसको। हो सकता है उसके पिता को कष्ट हो। अब वो कष्ट किस किस को होगा वो देखेंगे अभी आगे। लेकिन हाँ, ये देखा जाता है कि अगर इन संधियों में जब ये नक्षत्रों का मिलन हो रहा है, या देखिए यहाँ पर दो संधियां हो गई। जैसे पिछले पेज पर मैंने आपको बताया था कि संधियां कई प्रकार की हैं: भाव संधि, राशि संधि, नक्षत्र संधि, दशा संधि और लगन संधि। तो इस वाले पॉइंट पर तो कितनी दो तरह की संधि मिली हमें। कौन सी संधि? नक्षत्र संधि और राशि संधि। तो इस संधि को गंड मूल कहा जाता है। अभी हम ये जानेंगे कि क्यों बुरा मानते हैं। एक अवकहड़ा चक्र हम लोग जब पढ़ते हैं, अवकहड़ा चक्र, ये हर पंचांग में अवकहड़ा चक्र दिया गया जाता है, और आपके भी पंचांग में, विश्व विजय पंचांग में दिया गया है। उसको जरूर देखें। ये इसका मेनली यूज करते हैं विवाह में। जब विवाह में वर और कन्या के मिलान को देखते हैं, तो अष्टकूट मिलान देखते हैं ना, तो अष्टकूट मिलान करते समय अवकहड़ा चक्र को देखते हैं। जब हम अवकहड़ा चक्र देखते हैं, तो हम वहां पर एक शब्द आता है गण। तीन गण होते हैं: देव, मानव और राक्षस। इसको आप जानते ही हैं। अब देखिए, इन नक्षत्रों का जो लिंक है वो इन गण से है। जैसे अश्विनी के चार चरण होंगे, एक, दो, तीन, चार। तो जो पहला चरण होता है उसका गण होता है देव। दूसरे चरण का गण होता है मानव। फिर होता है राक्षस। फिर चौथे चरण का देव। फिर आपका दूसरा नक्षत्र शुरू हो गया भरणी।
भरणी के 4 चरण। यहां पर पहला चरण हो गया मानव, फिर राक्षस, फिर देव, और फिर मानव। फिर कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र में मानव के बाद फिर राक्षस, फिर देव, फिर मानव। ऐसे ही करते करते जब हम पूरा पूरा लिखते हैं और आश्लेषा नक्षत्र पे आते हैं, आप इसको अवकहड़ा चक्र में भी देख सकते हैं। तो जब हम, चलो हम पूरा लिख ही लेते हैं, अभी हम आश्लेषा पे नहीं आते। कृतिका के बाद हमने कहा, कृतिका के बाद आपका आएगा रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण। तो मानव के बाद आ गया आपका राक्षस, देव, मानव, और फिर राक्षस, मानव, मानव, राक्षस, देव, ये आ गया। एक सेकंड। ठीक है। तो इस तरह से जब हम करते 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 आश्लेषा नक्षत्र पर आते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो अंतिम नक्षत्र है, 1 2 3 4, तो ये वाला चरण है, ये राक्षस का है। और मघा, मघा यहाँ पर जब हम 1 2 3 4 4 चरण देखते हैं, तो पहला चरण उसका देव का है। और हमें ये हमेशा से ही पता है कि देव और राक्षस जब सामने सामने खड़े होते हैं, तो वो एक तामसिक और राजसिक क्षणों का मिलन होता है। यानी कि एक लड़ाई जैसी स्थिति बनती है, युद्ध जैसी स्थिति का निर्माण होता है। तो वही चीज यहां हो गई कि जब आश्लेषा खत्म हुआ और मघा शुरू हुआ, और उस पर्टिकुलर चरण में, यानी कि आश्लेषा के तो आखिर के 3 डिग्री 20 मिनट, और मघा के पहले 3 डिग्री 20 मिनट का जो समय होता है, उस समय देव और राक्षस बिल्कुल सामने सामने खड़े हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि ये संधि काल अपवित्र काल है। और सेम सिचुएशन तब बनती है जब आप इसको आप लिख के देखिएगा। मेरे इस पेज पर इतना स्पेस नहीं है जितना मैं पूरा लिख पाऊं, लेकिन फिर भी जब आप अवकहड़ा चक्र उठाकर देखेंगे या खुद अपने हाथों से इसको लिखकर देखेंगे, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि जो ये संधि काल है, वहां पर एक्चुअली इन राक्षसों और देवों का आमना सामना हो रहा है। ये उनका संधि काल है। और जब राक्षस देवताओं के सामने आते हैं, तो वो बिना लड़े नहीं रह सकते। ठीक है। तो वो एक संधि काल को इसलिए यहाँ पर जन्म के समय के लिए बहुत अच्छा काल नहीं माना गया। आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो रही होगी। जब आप इसको पूरा पूरा लिखे ना ऐसे कि देखो, देवता, मानव, फिर उसके बाद राक्षस, देवता, मानव, 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 राक्षस। तो ये वाला जो कहाँ आया, राक्षस पे। ऐसे ही मघा का जो आएगा वो देवता पे आएगा। ठीक है। तो आप इसको लिख कर देखिएगा। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये जो संधि है ना नक्षत्रों की, वो एक ऐसा समय है जो युद्ध की स्थिति बनाता है। अब हमारे ही पंचांग में, एक तो हमने कहा पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 पर क्या कहा गया है, देखिए एक बार। पेज नंबर 9 पर आ जाते हैं। ये पेज नंबर 9 का फोटो है, जिसमें से मैंने भद्रा काल को छुपा दिया है और गंडमूल वाले काल को दिखाया है। यहाँ पर डेट्स दी गई हैं। ठीक है।
क्योंकि जब भी किसी जातक का जन्म होता है तो माँ बाप आते हैं और कहते हैं कि पंडित जी एक बार देखना, मूलों में तो नहीं हुआ, गंडमूल तो नहीं लग रहे। ठीक है। तो यहाँ पर वो तारीखें दी गई हैं कि कब कब, जैसे अगर हम अगस्त की बात करें, 13 अगस्त को बुधवार को, ये देखिए यहाँ पर अगर ये वाला जो समय दिया गया है घंटे मिनटों में, तो ये वाला पेज हमें केवल उन गंड मूलों के समय को दर्शाता है। यहाँ पे कोई गंड मूलों के बारे में डीप इंफॉर्मेशन नहीं दी है। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि ये जो बात मैंने आपको यहाँ यहाँ ये इन पेजेस में बताई है, खासकर देवताओं और राक्षसों के मिलन वाली बात, ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगी और ये पता चलेगा कि क्यों ये संधि काल डिफिकल्ट होता है। लेकिन एक और पेज आपको विश्व विजय पंचांग में मिलेगा, जो है पेज नंबर 123। इस पेज नंबर 123 पर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको गंडमूल नक्षत्रों के बारे में मिलेगी। एक बार पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये घटी क्या होता है। घटी, कहीं कहीं किसी किसी किताब में आपको यहाँ घड़ी भी मिलेगा लिखा हुआ। पीछे मैंने कहा था ना कि ये घटी पल क्या होते हैं, मैं पहले आप बताऊंगी। देखिए, हमें ये पता है कि हमारा जो एक दिवस होता है उसमें एक दिन और रात दोनों होते हैं, दिन और रात को मिलाकर। और हम इंग्लिश कैलेंडर के जो आजकल हम लोग फॉलो करते हैं तो उसको कहते हैं 24 घंटे का समय। लेकिन वैदिक नियमों के अनुसार यही 24 घंटे 60 घटी है। ठीक है। एक दिन और एक रात का जो ये 24 घंटे हैं, ये 60 घटी है, यानी कि एक दिवस में 60 घटी होते हैं। अगर 24 घंटे में 60 घटी है तो एक घंटे में कितनी घटी हुए, तो आप इसका मैथ्स इजीली कर सकते हैं। सॉरी। ठीक है, इजीली कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 60 को 24 से भाग करके देख लेना है। तो सिंपली 2.5 घटी, 2.5 घटी आती है एक घंटे में। ठीक है। अब हमें ये पता है एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, यानी कि 60 मिनटों में 2.5 घटी। ठीक है ना, 60 मिनट में 2.5 घटी। तो हमने कहा है कि एक नक्षत्र के एक चरण का मान है 3 डिग्री 20 मिनट। और हमें ये भी पता है कि ये 200 मिनट, ये कितना हो गया, 3 डिग्री का मतलब हो गया 180 मिनट प्लस 20, यानी कि 200 मिनट। तो अगर 60 मिनटों में 2.5 घटी है तो 200 मिनटों में कितनी घटी होंगी, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 200 करके हमें पता लग सकता है ना। ठीक है ना। तो उसके हम पता लगा सकते हैं कि कुछ खास घटियों में का समय वो रहेगा। ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं, घटियों के बारे में आई होप आपको चीजें समझ आ गई। देखिए, मेरा मकसद यहाँ पर आपको गणित सिखाना नहीं है, लेकिन हाँ, गणित से रूबरू कराना तो है। अब पेज नंबर 123 पर आ जाइए। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहले लिखा है गंड मूल के नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। तो हमने पता ही है हमें, तो ये तो अश्वनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती होते हैं। ये 6 नक्षत्र गंडमूल कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में जन्मा हुआ बालक माता पिता कुल या अपने शरीर को नष्ट करता है। स्वयं का शरीर नष्ट ना हो तो धन वैभव ऐश्वर्य हाथी घोड़ों का स्वामी होता है। अगर बचाव हो गया तो उसको जीवन में हर चीज मिलेगी। देखिए, जहां हाथी घोड़े लिखे हैं वहां वाहन मान सकते हैं, आज के समय में कोई हाथी घोड़े नहीं पालता। लेकिन हाँ, ऐश्वर्य का स्वामी हो सकता है, उसके पास हर तरह की लग्जरी होगी। गंड मूल में जन्मे हुए बालक का 27 दिन तक पिता मुख न देखें, प्रसूति स्नान के पश्चात शुभ मुहूर्त में गौ स्वर्ण दान आदि शांति कर
पश्चात शुभ बेला में बालक का मुख देखें। उसके बाद आपको काफी सारी टेबल्स दिखाई देगी। यहाँ देखे लिखा है मूल निवास चक्र। तो ये जो गंड मूल होते हैं इनका निवास स्थान होता है। जैसे हमें ये पता है कि भद्रा का भी निवास होता है, तीन लोक होते हैं ना, पाताल लोक, स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक को ही मृत्यु लोक भी बोलते हैं। तो ऐसे ही मूल को भी निवास के भी निवास हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो निवास इनका डिसाइड होता है ये मास यानी कि महीनों के अनुसार डिसाइड होता है। ठीक है, एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी मैं आपको इस पेज पर कि क्या कह रहे हैं। जन्म के महीने के अनुसार मास अनुसारेण, मतलब जन्म के महीने के अनुसार मूल का निवास चक्र दिया गया है। और जन्म लग्नानुसारेण, कि कौन से लगन में जन्म हुआ है। और यहाँ दिया है मूल निवास स्थान। तो ये इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। और फिर उसका फल भी दे दिया है कि क्या फल होगा। अब यहाँ पर देखें, ये लिखा है वय, जय, मार्ग, फा। तो आपको देखिए पंचांग में इतना स्पेस नहीं होता कि पूरा पूरा लिख दें। तो देखते ही पता चलेगा बैसाख, ज्येष्ठ, मार्गशीर्ष और फागुन। अब वैसाख महीना हो, ज्येष्ठा का महीना हो, या फिर मार्गशीर्ष का हो, या फिर फागुन का हो, और कौन कौन से लगन में जन्म हो जाए। 2 5 8 11, 2 5 8 11 का मतलब हो गया स्थिर लगन। स्थिर लगन मतलब वृषभ लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन और कुंभ लगना। तो ऐसे में जो मूल का स्थान होगा वो कहाँ पर निवास स्थान होगा, पाताल लोक में। और हम लोगों का जन्म होता है पृथ्वी लोक में, भूमि पर। तो इसका यहाँ पर ऐसे में होना, फल इसका शुभ माना गया है कि जब मूल पाताल में है, पृथ्वी पर नहीं है, तब जन्म हो रहा है तो ठीक है, प्रॉब्लम खत्म। अब बात आती है, देखिए इसी तरह से महीनों के नाम यहाँ पर लिखे हैं। ये देखिए ये लिखे हैं, ठीक है। इनको आपको पढ़ना आना चाहिए। चैत्र, श्रावण, कार्तिक, पौष, आषाढ़, आश्विन, माघ और भाद्रपदा। यही लग्न दिए गए हैं। यहाँ पर द्विस्वभाव लगना दिए गए हैं, यहाँ पे चर लगना दिए गए हैं। तो जब चर लगना हो और ये वाले महीने चल रहे हो तो मूल का निवास स्थान स्वर्ग में होगा, ये भी शुभ रहेगा। प्रॉब्लम तब आएगी जब द्वि चैत्र चल रहा हो और ये वाले महीने जो यहाँ बीच में शो किए गए हैं ये चल रहे हो, और लग्न के अनुसार यानी कि द्विस्वभाव लगन आ जाए और भूमि पर उसका निवास स्थान होगा, तब जाकर कुल का नाश दिया गया है। ठीक है। मैं एक बुक पढ़ रही थी, देखिए आगे मैं आपको एक, ये देखिए मूल शांति विधि। ये श्रीधर शास्त्री जी की कितने लिखी किताब है, जो पंडित मंत्री परिषद प्रयागराज में रहे होंगे। और ये देखिए यहाँ पे संवत लिखा है 2048। तो आज जो संवत चल रहा है 2082 चल रहा है। तो आप इसको देखकर समझ जाइए कि कितना पुराना है। 32 ईयर्स पुरानी ये बुक है। और इसका मूल्य देखिए केवल 4 रुपए। भारतीय परिषद ने इसको संजो के रखा है इंटरनेट पर, जहां से मैंने ये डाउनलोड किया है। केवल इसलिए किया है कि मैं आपको दिखा सकूं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर काफी इसके बारे में और चीजें, मतलब मुझे लगा कि ये चीज दिखानी चाहिए, इसलिए मैंने इस किताब का सहारा लिया। तो इन्होंने कहा जो मूल नक्षत्र होते हैं वो 3 तरह के हैं, गंड मूल, मलिन मूल और अभुक्त मूल। वो कह रहे हैं कि अगर आश्लेषा में किसी का जन्म हुआ है, मघा में हुआ है, ज्येष्ठा में हुआ है या मूल नक्षत्र में हुआ है, तो ये 4 नक्षत्र ही मूल गंड मूल कहलाते हैं। लेकिन अश्विनी और रेवती ये 2 नक्षत्र ऐसे हैं जिनको मतलब मलिन कहा गया है, 2 नक्षत्र। और ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत की 4 घड़ियां
तथा मूल नक्षत्र के आदि, आदि यानी कि स्टार्टिंग, 4 घड़ियों को अभुक्त मूल कहा गया है। तो अगर हम मोस्ट डिफिकल्ट वाले गण उसको देखें, जो गंडमूल शब्द आता है वो केवल 4 नक्षत्रों के लिए आता है, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूला के लिए। और अश्विनी और रेवती में अगर किसी का जन्म हो रहा है तो वो मलिन मूल है, उसका असर थोड़ा कम रहेगा। अब ऐसे देखिए, अभुक्त मूल, उसमें ज्येष्ठा और मूला ही आ रहे हैं, लेकिन अंत की, ज्येष्ठा की अंत की 4 घड़ियां और मूला की आदि, आदि यानी कि स्टार्टिंग की 4 घड़ियां, इन्हें अभुक्त मूल कहा गया है। कुछ महर्षि ज्येष्ठा नक्षत्र की अंत वाली आधी घड़ी या मूल के आदि की आधी घड़ी को अभुक्त मूल कहते हैं। और यहाँ पे एक और किसी ऋषि का इन्होंने मत दिया है। ठीक है, तो मतलब वो कष्ट होता है पिता को, ऐसे 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 सिर्फ परित्याग कर देना चाहिए, ये सारी बातें हमें नहीं जाननी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, मूल नक्षत्र जन्म फल। यही चीज आपके बुक में भी दी है, ये देखिए। यहाँ पर जो हमने टेबल पढ़ ली उसके नीचे भी, अथ मूलाश्लेषा पाद फल। पाद मतलब हो गया चरण, क्योंकि चरणों के हिसाब से है ना ये। तो मूल अश्लेषा पाद फल, कि मूल में और अश्लेषा में अगर जन्म है तो उन चरणों में अगर जन्म है, तो देखिए यहाँ चरण लिखे हैं, 1 2 3 4। मूल का दिया है, आश्लेषा का दिया है, और उसके समय का दिया है। देखिए, कह रहे हैं कि अगर मूल नक्षत्र के पहले चरण में और दिन के समय किसी का जन्म हुआ है तो पितृ नाश होता है। ऐसे ही अगर दूसरे चरण में हुआ है तो मातृ नाश होता है। मातृ मतलब नाश का मतलब ये नहीं कि मृत्यु हो जाएगी, उनके लिए खतरा है। तीसरे चरण में हुआ है तो धन का नाश होता है, लेकिन चौथे चरण में अगर हुआ है तो शांति से शुभ। ठीक है, तो पंचांग में देख के इनके फलों की भी बात की जा सकती है। मुझे नहीं लगता कि दोबारा मुझे पढ़ने की जरूरत है। इस पैसे मैंने नेक्स्ट पेज पर, यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा मिलाकर लगा दिया है। कि देखिए, ये जो मैंने ये बनाया है यहाँ पर, ये आप जंक्शन पॉइंट मान लीजिए कि रेवती का चरण शुरू हुआ, रेवती 1 2 3 4 में आई। ठीक है, रेवती नक्षत्र चल रहा है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। अब यहाँ रेवती के बाद अश्विनी शुरू हो गया, अश्विनी का 1 2 3 4, यानी कि यहाँ मीन राशि खत्म हो गई और यहाँ पे मेष राशि शुरू हो गई। तो यहाँ पर ये अश्विनी के हैं और यहाँ पर ये किसके हैं, रेवती के हैं। तो अगर हम ऐसी एक टेबल बनाकर समझे तो भी हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे मैंने देखिए यहाँ पर इसको अच्छे से लगाकर दिखा दिया है। ठीक है ना। और आपके पंचांग में ये इन पेजेस पर लिखा भी हुआ है कि अगर किसी का जन्म आश्लेषा के में हुआ है, और यहाँ देखो साफ साफ लिखा भी है, दिन में, संध्या में, रात्रि में, तो उनके फल लिखे हैं, पिता को भय, स्व शरीर भय, माता को भय। यहाँ आश्लेषा का भी लिखा है कि पहले चरण में है तो शांति से शुभ, मतलब शांति करवा लो, शुभता आ जाएगी। दूसरे में हुआ है तो धन का नाश, तीसरे में हुआ है तो माता का नाश, चौथे में हुआ है तो पितृ नाश। तो इसको पढ़ने से ही आपको अब धीरे धीरे समझ आने लगे। एक और अच्छा, यही चीज यहाँ पर ये वाला जो टेबल दी गई है, अश्विनी पादफल, मघा पादफल, ज्येष्ठा पादफल, रेवती पादफल, ये भी यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं कि अगर किसी जातक का जन्म इन इन तरीके से हुआ है तो क्या विचार करना चाहिए। ठीक है, एक और अच्छी बात यहाँ पर दी गई है, मूल जनने वृक्ष विभाग। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा काल पुरुष, वास्तु पुरुष। काल पुरुष तो सब जानते हैं, हम लोग काल पुरुष की कुंडली भी बनाते हैं, है ना। काल पुरुष के अंग लिखते हैं। ऐसे ही वास्तु पुरुष होता है, जो वास्तु करते हैं तो उनको पता है कि वास्तु पुरुष का क्या मतलब है। इसी तरह से मूल को भी मूल वृक्ष, देखो, मूल पुरुष भी माना गया है। ऐसे अगर उसको एक पेड़ की परिकल्पना दी जाए तो ये कहते हैं मूल जनने वृक्ष विभाग। अगर उसको एक
पेड़ मान लिया है, पेड़ के अलग अलग हिस्सों को माना गया, तो या फिर मूल को एक पुरुष मान लिया गया तो अंगों को बताया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अब इस टेबल को पढ़ने के लिए आप पहले राइट पर आ जाइए, बिल्कुल विभाग और घट्य और फलम। दिख रहा है ये आपको जहां पर मैं टिक लगा रही हूँ? ठीक है। इस जगह पर आपको लिखा मिलेगा विभाग घट्य और फलम। विभाग मतलब पेड़ का वो हिस्सा, घटे मतलब घटीपल, जो भी घटीपल मैंने पहले बताए थे ना वो। फल मतलब उसका फल क्या होगा, देखिए। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ अगर हम 7, 8, 10, 11, 12, 5, 4 और 3 लिखा है, तो इनको क्या करा है, ये जोड़ा, जोड़ोगे तो 60 आएगा। तो 60 घटिया बताई गई। ठीक है। मूल जनने वृक्ष विभाग, मूल नक्षत्र वाले दिन अगर कोई पैदा हुआ है और 7 घटी के अंदर अंदर पैदा हुआ है तो मूल नाश। ठीक है, यानी कि जड़ खत्म हो जाए। स्तंभे, जो तना होता है ना, वो वंश नाश, तो 8 घटी। त्वचायाम, त्वचायाम मतलब त्वचा पे प्रॉब्लम आएगी, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी तरह से ये घटियों घटियां लिखी हैं, और कौन से हिस्से पे असर होगा वो यहाँ बताया गया है। और नीचे उसका फल दिया है। देखिए 12 घटी पे हो रहा है तो मैत्री पदम, मंत्री पदम, विपुल लाभ, अल्पजीवी, ये सारे इनके फल बताए हैं। इसी तरह से एक और टेबल दी है जिसमें लिखा है अथ मूल पुरुष चक्रम, जहां पर मूर्धना मुखे स्कंदे बाह्यो हस्ते हृदयो नाभो भुये जनुनी पादे, और ये देखो स्थान है, यानी कि शरीर के किस हिस्से पर असर होगा। घटिया यानी कि वही घटीपल वाली बात है, फल मतलब फल के बारे में बताया गया है। कि देखिए मतिमान, मतिमान यानी कि बहुत बुद्धिमान होगा, कामुक होगा, ज्ञानी होगा, मंत्री होगा, दानी बनेगा, बली बली। ठीक है। पितृ मृत मतलब माँ पिता के लिए शायद मुश्किल हो जाए, और ऐसे में राजा बनेगा। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर, अगर आप गंड मूल के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये चीजें होती हैं। वही चीज कन्या के जन्म के लिए अलग चीज बताई गई है। ठीक है। कन्या के जन्म के लिए घटी पल की जो गणना है वो अलग है, और उसके फल भी अलग हैं। जैसे शीर्षे मुखे कंठे, ये तो स्थान हो गया, अंगों के नाम हो गए। और ये घटियां लिखी हैं। ठीक है। और यहाँ पे पशु नाश, नाश, धन का लाभ, कुटिला, धन लाभ, दयावह, कामिनी, मार्तना, भारतना, वैधव्य, यहाँ पे ये फल दिए गए हैं। ऐसे ही अश्लेषा चक्रम, अश्लेषा में अगर किसी का जन्म हुआ है तो थोड़ा सा इसका विचार अलग ढंग से किया जाता है। तो बिल्कुल वही स्थानम घट्टे और फलम, जैसे ये दोनों टेबल पढ़नी सीखी है, बिल्कुल डिट्टो ही ऐसे है। यहाँ पर ये जो 5, 7, 2, 4, 4, 8, 10, 6, 7, 7 दिया गया, ये घटी है। और उनके नीचे फल लिखे हैं, पुत्रादि मित्रना मातृना स्त्री लाभ गुरु भक्त बलि आत्महा भ्रम तपस्वी दान धन हानि। और आश्लेषा, थोड़ा सा आश्लेषा का पुरुष वृक्ष अलग है। ठीक है, क्योंकि ये कहा गया कि आश्लेषा में जो जन्म हुआ है वो अलग है। उसका भी ये पूरा एक टेबल बनाकर दिया गया है। वो यही है कि स्थाने घट्या और फलम। कह रहे हैं अत अभुक्त मूल विचार, ज्येष्ठा नक्षत्र की अंत की 4 घड़ियां अन्य किसी मत से घटी, और मूल नक्षत्र के आदि की, आदि यानी कि स्टार्टिंग की 4 घटियां अन्य मत से आधी घटी अभुक्त मूल होता है। इन घटियों में बालक जन्मे तो पिता 8 पर्यंत बालक का मुख ना देखे। अगर ऐसा ना कर सक, भाई कोई भी नहीं छोड़ेगा ना, अपने बच्चा हुआ है, कैसे ना उसका मुंह देखे। तो के 6 मास का त्याग तो बोला है। और फिर बोला कि शांति हवन करवा ले, अभिषेक करवाएं, पूजा पाठ करवा ले, मूल शांति, रुद्रार्चन, महामृत्युंजय आदि विधान कर शुभ मुहूर्त में बालक के मुख का अवलोकन करें। ठीक है।
एक और इन्होंने टेबल बनाई है और कहा है कि अगर किसी का बच्चे का जन्म कृष्ण चतुर्दशी को हो गया तो एक अलग टाइप की उन्होंने बात कही है, और वो बात भी यहाँ लिखी है। ठीक है, क्या करना है कि कृष्ण चतुर्दशी को हो गया तो उस पर्टिकुलर पीरियड के 6 हिस्से कर दिए। देखो लिखा है त्रयोदशी की घटियों को 60 में से घटाकर चतुर्दशी की घटियां युक्त कर, यानी कि जोड़कर 6 का भाग कर दें। क्या करना है, त्रयोदशी की घटियों को 60 में से घटाकर चतुर्दशी की घटियों को जोड़कर 6 का भाग कर दें। जो प्रथम भाग में होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग, छठा भाग, तो उस फल को माने। अगर अरिष्ट हो तो शांति विधान करें। अब ये बातें कितनी वो हैं, माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए, तो थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया है, लेकिन हाँ ये चीजें हैं। तो पेज नंबर, एक्चुअली मेरा यहाँ पर पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको किसी अंधविश्वास में डालूंगी। हाँ, मेरा मकसद है आपको पंचांग पढ़ाना, और पंचांग के पेज नंबर 123 पर ये बातें लिखी हैं। ठीक है। और मुझे एक ये किताब दिखी थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी पढ़ लेते हैं, तो इसमें भी कुछ इस तरह की बातें यहाँ हुई, दिखी मेरे को। देखिए यहाँ पे महीने वो थे ना, जो कि मूल का निवास पाताल में, भूमि में, स्वर्ग में, ये सारी बातें यहाँ पे भी दी गई हैं। देखिए मूल नक्षत्र का वृक्ष बना लिया इन्होंने। कैसे बनाया, मूल नक्षत्र का मान 60 घड़ी मानकर उसको बांट लिया। कैसे बांट लिया, 1 से 4 घड़ी, 5 से 21 घड़ी, 12 से 21 घड़ी, इस तरह से इनको बांट कर ज्येष्ठा नक्षत्र का बना लिया, आश्लेषा का बना लिया। फिर आगे जो है इन्होंने कहा है कि ये पूरी किताब एक्चुअली मूल शांति से संबंधित थी, तो मैंने आगे के पेजेस को नहीं लगाया। ठीक है, लेकिन केवल ये कंफर्म करने के लिए कि ये जो बातें यहाँ पेज नंबर 123 पर लिखी हैं, इनको कंफर्म करने के लिए मैंने एक और किताब का सहारा लिया। आशा है आपको ये गंडमूल से संबंधित इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप अगर ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो अलंकार के हों, चाहे वो आचार्य के हों, गणित से संबंधित हों, फलित से संबंधित हों, तो जरूर हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें। आशा है आपको ये पंचांग सीरीज की वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और आप लाभ ले रहे हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।